Good morning, friend. Today we are going to discuss a very important topic related to UPSC and MPPSC exam, as well as it is related with SSC, MPSI, बैंक के ऊपर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि यूपीएससी, एमपीपीएससी को जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं विक्रम सिंह तोमर, डायरेक्टर तोमर एकेडमी गुना, मध्य प्रदेश, आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ। जीके के अलग अलग टॉपिक्स को एक साथ मिलाकर टॉप 50 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। आइए बिना टाइम बर्बाद करे हुए टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं और पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अब सबसे बड़ी बात हम सबको पता ही है कि राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हो, इसके रचयिता कौन है? श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके रचयिता का श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। कई किताबों में रविन्द्रनाथ ठाकुर लिखा भी आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका अनुवाद ही उन्होंने किया। तो इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। इसके गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। ये गान सर्वत्र इसी रूप में गाया जाता है। इसके अंग्रेजी अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आप समझे? क्वेश्चन था, राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हो का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो मैंने आंसर कर दिया कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में। ये आपको एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल गया कि भारत की संविधान सभा ने हमारा संविधान कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी के 2 दिन पहले अर्थात 24 जनवरी 1950 को हमने जन गण मन अधिनायक जय हो इसको हमारा राष्ट्रगान के रूप में हिंदी संस्करण को ही स्वीकार किया था। ठीक है, दूसरी इसकी अवधि कितनी है? इस गायन की अवधि लगभग 52 सेकेंड है। ये गायन सर्वत्र माने यूनिवर्सली इसी रूप में गाया जाता है। अब अंग्रेजी में भी हम गाएंगे इसको, इसका जो प्लेबैक म्यूजिक होगा वो यही होगा। ठीक है, तो आपका आंसर एक ही रहेगा, हमेशा और हमेशा रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया और क्यों किया गया? देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग इसका प्रमुख काम क्या है? हर समय अलग अलग राज्यों में, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी रही या कितनी कम हुई, इनके आंकड़े इकट्ठा करना और CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को देना, ताकि उसके आधार पर भारत सरकार अपनी पंचवर्षीय योजनाएं या विभिन्न वार्षिक योजनाएं बना सके और अपने नागरिकों का कल्याण कर सके। आइए इसकी पूरी जानकारी। ये 2000 की बात है। नई जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के व उसकी समीक्षा करने के लिए 11 मई को 2000 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। नई जनसंख्या नीति एक न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी हम लेकर आए थे आज से 22 साल पहले, 11 मई 2000 को। उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। नई जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने व उसकी समीक्षा के लिए, समीक्षा माने ऑब्जर्वेशन, व उसकी समीक्षा के लिए 11 मई 2000 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था। 19 मई 2005 को इस आयोग का पुनर्गठन किया गया। मैंने पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का बना था 11 मई 2000 को 2000 में, फिर 2005 में 19 मई को इसका पुनर्गठन किया गया। यह आयोग अभी तक योजना आयोग के अधीन रहा है। पहले योजना आयोग हुआ करता था, अब नीति आयोग हो गया है, किंतु अब इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन रख दिया गया। माने 2000 से लेकर 2005 तक इसको हमने योजना आयोग के अंतर्गत रखा था, माने अंडर द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। बाद में जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसकी जगह पे नीति आयोग का गठन किया। और नीति का मतलब वही होता है योजना, और योजना का मतलब भी नीति। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।
अब राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक संस्था है। तो आपको समझ में आ गया कि नई जनसंख्या नीति का ओवरव्यू करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए और डाटा इकट्ठा करने के लिए इसकी स्थापना 11 मई 2000 को की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हमेशा और हमेशा काम आने वाले हैं। ध्यान रखिए, मैं ये बता रहा हूँ, ये जीके के क्वेश्चन है, ये अजर अमर क्वेश्चन, दे आर इमॉर्टल, ये कभी पुराने नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबको पता है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 है। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला K2, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, गोल्डन ओस्टो जिसे हम कहते हैं। आगे की बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट लोगों को ऐसा लगता है कि भारत में है। K2 जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद जो चोटी आती है वो आती है K2, इसका बोलते हैं गोल्डन ओस्टो। तो K2 जो है भारत में है, लेकिन माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में, जिसको हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में उसे हम सागर माथा, हम हिमालय कहते हैं। भारत में हम हिमालय कहते हैं, नेपाल में उसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा, ये माथा, सागर माथा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ऑस्ट्रेलिया जैसे महादेश को वर्तमान में किस महादेश के नाम से जाना जाता है? इसमें कितने देश शामिल हैं? बहुत भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ पर आता है? हमारा दक्षिणी गोलार्ध में, जो हमारा पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटा गया। ऊपर वाला जो गोलार्ध है, आधा गोला 180 डिग्री, उसको बोला हमने नॉर्थ पोल वाला एरिया हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ पोल वाला एरिया हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो जो हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिणी गोलार्ध में आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो ऑस्ट्रेलिया महादेश वर्तमान में भी ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है, सबसे छोटा महाद्वीप भी है, और इस देश का नाम भी क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, नॉर्थ टेरिटरी, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी इसके राज्य हैं। मैं दोबारा बोल देता हूँ, इसमें कौन कौन से देश हैं। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया 1, नंबर 2 न्यू साउथ वेल्स, नंबर 3 विक्टोरिया, नंबर 4 क्वींसलैंड, नंबर 5 साउथ ऑस्ट्रेलिया, नंबर 6 वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी एक नहीं है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया अलग है, साउथ ऑस्ट्रेलिया अलग है। तस्मानिया, नॉर्दर्न टेरिटरी ठीक है, नॉर्दर्न जो ऊपर का हिस्सा है नॉर्दर्न टेरिटरी, और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी इसके प्रमुख राज्य, ना कि देश है, जिसके राज्य हिस्से हैं इसके ऑस्ट्रेलिया के। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह और प्राकृत उपग्रह में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड द नेचुरल सैटेलाइट? जैसे मून है, मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है, क्या है? अर्थ का। चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह का है, पृथ्वी का। ठीक है, और जैसे इसरो जो छोड़ती है रॉकेट वगैरह से जो सैटेलाइट छोड़ती है वो होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, उन्हें बोलते हैं आर्टिफिशियल, कृत्रिम सैटेलाइट। इनमें क्या अंतर होता है? नेचुरल सैटेलाइट की लॉन्ग लाइफ होती है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट तब तक ही काम करता है जब तक कि उसकी बैटरी में एनर्जी होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। प्राकृतिक उपग्रह बड़े आकार के आकाशीय पिंड है, दे आर द लार्ज साइज, जो किसी ग्रह के परिक्रमारत रहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके? बृहस्पति के। जुपिटर हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। नेक्स्ट, परिक्रमा करने के लिए बाहर से ऊर्जा देने की इन्हें आवश्यकता नहीं होती। वो इन्हें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ से वो मिलता रहता है, ये बड़ी विशेषता है। कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा निर्मित छोटे छोटे अंतरिक्ष यान हैं जो ग्रह के परिक्रमा करते हैं। वैज्ञानिक
परीक्षणों के लिए इनमें यंत्र लगे होते हैं और सौर पैनल से इन्हें सौर ऊर्जा मिलती है। इनकी आयु सीमित होती है। जब तक सोलर पैनल जो इनके एग्जिस्ट करेंगे, उन्हें एनर्जी मिलेगी, एब्जॉर्ब करेंगे, तब तक चलेगा। तो आप समझ जाइए कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं वो ह्यूमन क्रिएटेड होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, और नेचुरल सैटेलाइट जो होते हैं, खगोलीय पिंड जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, वो प्राकृतिक होते हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। उन्हें परिक्रमा करने के लिए, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए उन्हें किसी विशेष ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि इन्हें सोलर पैनल से सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती। उनका जीवन दीर्घकालीन होता है, इनका जीवन संक्षिप्त होता है। 2 या 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, इससे ज़्यादा नहीं होता। एक और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हबूब क्या है? हबूब कई बार ऐसे की लगा देते हैं कि हबूब क्या है? हबूब एक तरह की आंधी है, याद रखिएगा। हबूब क्या है? हबूब उत्तरी और उत्तर पूर्वी सूडान में, अब सूडान क्या है? अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीका को भी 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका या सदर्न अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आता है, सहारा मरुस्थल, ध्यान रखिएगा। तो हबूब उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी सूडान में दोपहर के समय चलने वाली एक विशेष प्रकार की क्या आंधी है। दोपहर के पश्चात आने वाली धूल भरी आंधी है। मैं अपने शब्दों को चेंज कर देता हूँ, सिर्फ आंधी नहीं है, धूल भरी आंधी। क्योंकि बार रेगिस्तान है, तो हवा चलेगी तो धूल तो उठ रहा तेज है। कई बार इस क्वेश्चन पूछा गया कि हबूब क्या है। इस आंधी से दृश्यता बहुत कम हो जाती है, तो तापमान में एकाएक गिरावट आती है। याद रखिए, जब हवाएं चलती हैं तो वो क्या करती हैं, धूल के जो कण होते हैं, जो मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, उसको क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं वो, जिसके कारण ह्यूमिडिटी कम होगी। गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा चिपचिपी गर्मी पड़ती है, और अचानक से बादल हो जाए तो और ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और आसमान साफ हो जाए तो हवा चलने लगती है। बस यही है कि हवा तेज गति चलती है, धूल भरी आंधी होती है, धूल के कण जो होते हैं जलवाष्प को सोख लेते हैं, अचानक से तापमान में गिरावट आ जाती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। इसके आगमन से हवाओं की दिशा बदल जाती है। इसके पश्चात प्राय भारी वर्षा होती है। ऑब्वियस सी बात है, ये गर्म आंधी थी। उन्होंने क्या बोला, दोपहर के पश्चात चलने वाली गर्म धूल भरी आंधियां हैं। एनवायरमेंट में क्या था, मॉइस्चर था, इधर से गर्म धूल भरी आंधियां आई। ये जो हवा थी ये गर्म थी, साथ में क्या था, धूल के कण थे, इन्होंने मॉइस्चर को करके एब्जॉर्ब किया, तो क्या होगा, एवोपोरेशन होगा। और जैसे ही ये बंद होंगी, हवा नेचुरल हवा इस तरफ जो चल रही थी और ये आई थी, वो ये तेज गति से थी, तो इन्होंने हवा की डायरेक्शन को बदल दिया, जिसके कारण हवाएं हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में चलेगी। और आप सब जानते हैं, जब हवाएं अधिक वायुदाब के क्षेत्र से कम वायुदाब के क्षेत्र की ओर चलती हैं, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में चलती है, तो हम उसको बोलते हैं साइक्लोन आ गया, तूफान आ गया। इसके कारण अक्सर कर हम देखते हैं कि वर्षा भी होती है। तो यही कहना चाह रहा है कि तथा तापमान में एक उल्लेखनीय गिरावट हो जाती है। इसके आगमन से हवाओं की दिशा बदल जाती है और कभी कभी भारी वर्षा भी होती है। इसे हम तड़ित झंझा भी कहते हैं, मिनी साइक्लोन, हिंदी में तड़ित झंझा कहते हैं इसको। ये आंधियां अधिकतर अगस्त और सितंबर के महीने में चलती है। भारत में नहीं चलती, ये अफ्रीकी देशों में चलती है। विशेष रूप से हबू है क्या, तो हबू दोपहर के पश्चात चलने वाली धूल भरी आंधियां हैं, जो कि अफ्रीकन कंट्री विशेष रूप से सूडान में चलती है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हम सुनते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड क्या है? आज सर आप क्या पढ़ा रहे थे? आज आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, इन सबके इम्पोर्टेंट इंटरप्रेट टॉपिक से रूबरू करा रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया है कि हमें जब हम प्री निकाल लेंगे तो मेंस में कैसे लिखना है। हमें 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स में आएगा, 5 में आएगा, 10 में आएगा, तो वी हैव टू राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, नॉट अकॉर्डिंग टू अवर ओन डिमांड। पता चला 2 नंबर वाले में हम 1 पे ही लिख गया, और 1 पे ही लिखना था 2 लाइन लिखे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाबार्ड क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, आप सब जानते हैं। इसकी स्थापना मुंबई में हुई, हेड ऑफिस इसका मुंबई में बनाया गया। कब बनाया गया?
1982 में बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो आरआरबीज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इंदिरा गांधी जी 1970 के दशक में गाँव में बैंकों को डेवलप करने के लिए, गाँव में बैंकों की सुविधा पहुंचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से लाभ देकर उनकी खेती को उन्नत बनाने के लिए, कृषि की तकनीकी का विकास करने के लिए आरआरबी का कंसेप्ट फॉर्मुलेट किया था, रीजनल रूरल बैंक्स का, ताकि किसानों को आसानी से लोन मिल जाए, ट्रैक्टर जो भी उनके उपकरण है वो खाद भी समय पर खरीद सकें और कृषि को उन्नत बना सकें। और भारत हरित क्रांति के क्षेत्र में आगे भी बढ़ा, भी इसका परिचय था। हरित क्रांति में हम आत्मनिर्भर, कहाँ एक ज़माने हमारे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से गेहूँ आता था, हम एक्सपोर्ट खुद करते हैं, ये बड़ा अंतर है। तो आइए, नाबार्ड का मैंने पूरा परिचय आपको दे दिया है। नाबार्ड क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। इसका प्रमुख काम क्या है? आरआरबीज को फंडिंग करना, कृषि ग्रामीण विकास बैंकों का विकास करना, उनकी समस्याओं को सुनना। ये एक नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी माने मुखिया है आरआरबीज ग्रामीण बैंकों का, जो उनकी निगरानी करता है, उन्हें फंडिंग करता है। नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु कायदा का विकास कर रहा है, कृषि का और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाले, फाइनेंस उपलब्ध कराने वाली एक शीर्ष संस्था है। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। 12 जुलाई को अगर किसी को याद नहीं रहता, आप 1982 याद रखेंगे, ये भी काफी है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। एक होता है नेफेड, NAFED। नेफेड क्या है? ये सरकारी एक एजेंसी है जो किसानों के माल को MSP पर, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है। इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि उपजों के विपणन हेतु सरकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन और मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया लिमिटेड, नेफेड अर्थात नाफेड की स्थापना की गई। मैंने आपको सरल भाषा में बताया गया, कृषि उपजों के विपणन हेतु। भाई कृषि उपजों का विपणन माने मार्केटिंग, कहीं पे धान, कहीं पे गेहूं, कहीं पे चना, कहीं पे धनिया, कहीं पे सोयाबीन हेतु सहकारी क्षेत्र में, कोऑपरेटिव सेक्टर में राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नाफेड की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य ये है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे, उनकी फसल को MSP पे कम से कम खरीदा जाए, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, ताकि उनका और उनकी फसलों को उसे लाभ मिल सके और उनके साथ बेईमानी ना हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। संविधान का अनुच्छेद 164(1) किस विषय पर चर्चा करता है? कई बार आपने सुना होगा आर्टिकल 164(1), ये किस टॉपिक पर आधारित है? अब ये क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से उठ के आ गया। संविधान का अनुच्छेद 164(1) किस विषय पर अपना फोकस करता है, किस विषय पर प्रकाश डालता है? राज्यपाल। मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि प्रोटोकॉल ऑर्डर ऑफ द डिफरेंट गवर्नमेंट पर्सन, सबसे पहले कौन थे? राष्ट्रपति थे, फिर कौन थे? उपराष्ट्रपति थे, फिर कौन थे? प्रधानमंत्री थे, फिर कौन थे? मैंने उसके बाद आपको बताया था राज्यपाल। ठीक है, इस तरह से हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि 164(1) जो है वो राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा एवं मंत्री राज्यपाल के प्रसाद प्रेरित पद धारण करेगा। लगता तो ऐसा है कि सर ये मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में चर्चा चल रही है, पर 164(1) डिपेंड किस पे करता है, किससे रिलेटेड है? राज्यपाल से। अनुच्छेद 164(1) विशेष रूप से राज्यपाल से संबंधित है, क्योंकि राज्यपाल नहीं होगा तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं होगी, उसे पद की गोपनीयता की शपथ कोई नहीं दिला सकता सिवाय राज्यपाल। हाँ, राज्यपाल अगर नहीं है तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिला सकते हैं,
वो भी नहीं है तो उनसे सेकंड जज लगा सकते हैं, वो भी नहीं है तो उनसे सेकंड जज लगा सकते हैं। पर यहाँ पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात नहीं हो रही है, यह बात हो रही है किसकी? राज्यपाल की। आर्टिकल 164 में ही वो व्यवस्था वन में, वैसे तो 164 आर्टिकल जो है हमारा राज्यपाल संबंधित है, 164 वन में ये विशेषता की गई है 164 वन के राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की सलाह दे जाएंगे और मंत्री परिषद की स्थापना होगी। और जितने ही मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं मंत्री परिषद के, तो सब के सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत माने उसकी कृपा से पद धारण करेंगे। बोल देता हूं, जो लिखा है अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अर्थात उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा एवं मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। परंतु झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी भार साधक होगा। ये इंपॉर्टेंट बात थी। आदिवासी विशेष बहुल क्षेत्र भार साधक में उनके काम करने की जिम्मेदारियां भी किस पे होंगी? राज्यपाल पे। उनके लिए पॉलिसी मेकिंग या कुछ विशेष उपबंध करने की जिम्मेदारी भी राज्यपाल पे होगी। कौन कौन से राज्य है? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। आप जानते हैं झारखंड हो चाहे मध्य प्रदेश हो, देखो मध्य प्रदेश का पड़ोसी कौन है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का पड़ोसी कौन है? उड़ीसा। उड़ीसा का पड़ोसी कौन है? झारखंड। चारों लाइन राज्य कैसे एक लाइन में, इनमें बहुत अधिक एसटी है, शेड्यूल ट्राइब बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत अधिक जनसंख्या में। तो इन 4 राज्यों में भी जनजातियों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी भार साधक कौन होगा? राज्यपाल होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है महाधिवक्ता। आपने सुना होगा कोर्ट में होता है महाधिवक्ता, सोलिसिटर जनरल चीफ। एक तो होता है महान्यायवादी, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। महाधिवक्ता माने आप ऐसे मान के चले राज्य का वकील, राज्य सरकार का वकील। राज्य सरकार एक वकील को नियुक्त करती है जो राज्य सरकार के मुकदमों क्या करता है? पैरवी करता है। उसे हम बोलते हैं क्या? महाधिवक्ता। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? राज्य का महाधिवक्ता का नियुक्ति कौन करता है? तो 2 चीजें हैं, राज्यपाल भी कर सकते हैं या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी कर सकते हैं। तो प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। मतलब आप समझे कि महाधिवक्ता नियुक्त होने के लिए उस व्यक्ति में हाईकोर्ट के जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। हाईकोर्ट का जज बनने की उसमें क्या हो? योग्यता, उसे कानून का जानकार हो। ऐसे नहीं मुझे महाधिवक्ता बना देंगे, आपको महाधिवक्ता बना देंगे। महाधिवक्ता कैसे बनाएंगे? जैसे कानून की विशेष जानकारी हो, जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जो कम से कम जो भारत का नागरिक हो, जो मानसिक रूप से बीमार दिवालिया या पागल ना हो। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, हर राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए हरित माने एलिजिबल किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। माने किसी व्यक्ति में हाईकोर्ट की जज की बेंच पर बैठने लायक अगर एलिजिबिलिटी है तो उस व्यक्ति को मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल क्या कर देंगे? महाधिवक्ता नियुक्त कर देंगे। एक तरह से चीफ एडवोकेट होता है ये गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये ट्राइफेड क्या है? मैंने आपको नाबार्ड पढ़ा दिया, मैंने आपको नेफेड पढ़ा दिया, मैंने आपको इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई आज। ट्राइफेड क्या होता है? ट्राइफेड क्या है? मार्केटिंग, एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग तरह की एजेंसी है जो ट्राइबल एरिया में जनजातियाँ होती हैं, जो अपने खिलौने या उनकी जो कला है उससे रिलेटेड जो वस्तु बनाते हैं उन्हें उनका उचित मूल्य मिल सके, उसके लिए इसको बनाया गया है। ट्राइफेड का पूर्ण विस्तारित नाम है भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिषद, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट, ट्राइबल कोऑपरेटिव ट्राइबल कोऑपरेटिव, एम माने मार्केटिंग फेडरेशन,
डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना का उद्देश्य जनजातीय लोगों का शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाना और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाना। ये तो मैंने बताया था। इसे पेड़ों तथा वनों के उत्पादों के एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, भंडारण, माना आप वनों से चीजें इकट्ठी करें, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, उनका प्रोसेस करें, आम तोड़ के लाए, उसका अचार डाले, प्रोसेस कर दिया आपने, भंडारण डिब्बे बना कर रखे, और विकास की प्रमुख एजेंसी भी घोषित किया गया। माने 3 काम देखती है, उनकी मार्केटिंग का, उनके इकट्ठा करने का, उनका प्रोसेसिंग का और उनके भंडारण का। मूल्यों के उतार चढ़ाव से होने वाले अचानक नुकसान की भरपाई के लिए कृषि मंत्रालय इन्हें समय समय पर विशेष अनुदान भी देता है। तो ट्राइफेड जनजातीय मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्केटिंग का काम करता है किन के लिए, जनजातीय लोगों के लिए। एक और हमारा क्वेश्चन है, क्या एड्स के निदान के लिए कोई प्रभावी औषधि खोजी गई है, या खोजी गई है तो उसका नाम और उसके खोजकर्ता का नाम बताइए। क्या एड्स के निदान के लिए कोई प्रभावी औषधि खोजी गई है? एड्स आप सभी जानते हैं विषाणु वायरस से होने वाला एक रोग है, कई प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है अभी तक किसी ऐसी औषधि की खोज नहीं हुई जो एड्स रोगी को रोग मुक्त कर दे। कैंसर की भी कोई दवा अभी तक नहीं बन पाई है, ब्रेन हेमरेज की भी कोई दवा अभी तक नहीं बन पाई है, और जैसे हम बोलते हैं पैरालिसिस, उसकी भी कोई दवा अभी तक नहीं बन पाई है, और जिसमें एड्स भी एक प्रमुख बीमारी है। कई बार ये नहीं कि मेरे किसी से शारीरिक संबंध है तो ही मुझे एड्स हो सकता है मेरे को किसी ने गलत सुई लगा दी, या मैं किसी सेविंग वाले के क्या, तो उसने किसी सेविंग बनाया उसको एड्स और उसको कट लगा और उसी ब्लड से मेरी सेविंग हो गई। किसी ऐसे व्यक्ति को एड्स वाला व्यक्ति तो मुझे ब्लड की जरूरत थी, मैंने किसी ऐसे व्यक्ति का ब्लड ले लिया जैसे एड्स का, तो कई तरह से एड्स फैल सकता है। तो उनका कहना है कि अभी तक किसी ऐसी औषधि की खोज नहीं हुई है जो एड्स रोगी को रोग मुक्त कर दे, और विश्व के चारों कोनों में ऐसी औषधि की खोज के लिए अनुसंधान जारी है, आंशिक सफलता भी मिल रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद पुणे स्थित अनुसंधानशाला को भी इसके बारे में सफलता मिल रही है, मनुष्यों पर इसकी ट्रायल अभी तक इसकी कोई खोज नहीं हुई है। इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश करी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई, लाला हरदयाल के द्वारा, याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। कम्युनिस्ट पार्टी की ऑफ इंडिया CPI, इसकी स्थापना की, तीनों चारों पार्टियां जो बोल रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट। कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुई थी, वो तो सबको पता, A.O. ह्यूम ने करी थी, ठीक है, दिसंबर 1885 A.O. ह्यूम ने की थी। लेकिन वही गदर पार्टी की स्थापना कौन ने करी थी? 1913 में लाला हरदयाल ने। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, इसकी स्थापना कौन ने करी? मार्क्सवादी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी, इसकी स्थापना 1985 में शायद M.N. रॉय ने की थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट 1925 में तो ये हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? कांग्रेस पार्टी अलग है, वो मैं बता देता हूँ, दिसंबर 1885 A.O. ह्यूम ने करी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये 1934 में बनी थी, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSR है, मेरी फेवरेट पार्टी रही है ये। काश में उस समय होता तो मैं भी ज्वाइन करता, लेकिन हमने तो इनके 4-5 बड़े बड़े बलिदानी लोग उनके नाम सुने, चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव, राजगुरु, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे बटुकेश्वर दत्त हो। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSR है, रटा पड़ा मुझे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 में हुई। ये वही पार्टी है जिसके वीर जवानों ने देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर अपने आप को झुलाने में एक पल की देरी नहीं की। इसी से एक वाक्य याद आता मुझे, मैंने कहीं पढ़ा था किसी पुस्तक में, जब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां साहब को काकोरी कांड में फांसी दी जा रही थी,
तो सुबह का वक्त था, उन्हें 7 बजे फांसी दी जानी थी। 5 बजे बैरक के बाहर एक सिपाही चक्कर लगा रहा था, तो उसने देखा कि अशफाकुल्लाह खां साहब जो हैं वो उदास बैठे थे अपनी बैरक में, और राम प्रसाद बिस्मिल जो थे दूसरी बैरक में एक्सरसाइज कर रहे थे। तो उस सिपाही ने उससे पूछा अशफाकुल्लाह खां साहब से कि आप उदास क्यों हैं, कहीं तुम्हें ऐसा तो लग रहा है कि आज मुझे फांसी होने वाली है? तो उन्होंने कहा कि बेवकूफ़, मैं मरने से नहीं डरता, मैं अपनी माँ के लिए आज अपने प्राण न्यौछावर करने जा रहा हूँ। मुझे इस बात का अफसोस है कि हिंदू धर्म में तो पुनर्जन्म की व्यवस्था है। और उन्होंने चिल्लाकर बगल में अपने दोस्त को आवाज़ दी कि राम प्रसाद बिस्मिल को, कि राम प्रसाद, तुम्हारे पास तो हिंदू धर्म है और तुम्हारे यहाँ कंसेप्ट है, तुम दोबारा पुनर्जन्म लेके धरती में पैदा हो जाओ। मैं तो मुस्लिम हूँ, मुझे तो केवल मेरे धर्म के अनुसार एक ही जन्म होता है इंसान का, और वो यही जन्म है। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं मरकर दोबारा इस हिंदुस्तान में पैदा नहीं हो पाऊँ और इस फांसी पर नहीं चढ़ पाऊँ। उस सिपाही की आंखों में आंसू आ गए, और दोनों, उनकी जो अंतिम इच्छा थी वो ये थी कि हमें जब फांसी चढ़ाने ले जाया जाए तो हम एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर जाएं और हमें एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। ऐसे लोगों की पार्टी थी, ऐसे सारे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक बना रहे। एंड डोंट एडिट दिस, कंटिन्यू दिस। तो आपको 4 क्वेश्चन मिल गए। गदर पार्टी की स्थापना 1913, लाला हरदयाल। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934, और एचएसआर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? तो टेहरी जब बना था उस समय उत्तर प्रदेश था 2000 में, लेकिन जब उसका विभाजन हो गया उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आ गया, तो अब टेहरी कहाँ पे आ गया? उत्तराखंड में। एक भिलांगना नाम की बड़ी नदी है, भिलांगना और भागीरथी। भिलांगना और भागीरथी नदी का जो संगम होता है वहाँ टेहरी बांध है। तो बोल देता हूँ, टेहरी बांध परियोजना भिलांगना एवं भागीरथी नदियों के संगम पर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में स्थित, पहले इसको उत्तरांचल भी कहते थे, स्थित है। ये जल विद्युत परियोजना है। दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर बंधा हुआ बांध है टेहरी, गंगा नदी पर। तो वो भागीरथी और भिलांगना दोनों सहायक नदियां हैं, वो दोनों एक जब एक दूसरे के संग मिलती हैं, तो इस पर डेप आना गया। अगला क्वेश्चन है, सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? कई बार सुना होगा आपने, सरकारी आयोग, सरकारी आयोग। मैं भी बहुत सुनता हूँ सरकारी आयोग। 1993 में हुआ था, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को स्थापित करने के लिए कि तुम्हारे कानूनी अधिकार क्या और हमारे कानूनी अधिकार। हालांकि ये समवर्ती सूची है, हमारा जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में सब प्रकार के विषय बताए गए, केंद्र के कौन से विषय, राज्य के कौन से विषय और दोनों को मिलाकर कौन से विषय। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि केंद्र तथा राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए 1993 में, फिर से बोलूंगा, देखो कुछ क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल रटे पड़े हैं तो मैं धड़ाधड़ बोल देता बिना देखे, और टेली करने के लिए मैं देखता भी हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी मेमोरी की एक क्षमता है, सब कुछ मुझे याद नहीं रह सकता। जब मुझे लगता है कि यार मुझे टेली करना चाहिए तो मैं मिलाता भी हूँ। स्ट्राइफेड पढ़ा है मैंने आपको, नेफेड पढ़ा है, नाबार्ड पढ़ा है, हबूब पढ़ा है। तो केंद्र तथा राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए, संबंध कौन से? कानूनी अधिकार। कभी कभी एनक्रोचमेंट हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एनक्रोच कर देती है किसको? स्टेट गवर्नमेंट। कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट एनक्रोच कर देती है, तो अतिक्रमण कर देती है, अपनी सीमाओं से बाहर जाकर काम कर देती है। उन पर विचार करने के लिए 1993 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया, नाम ही इनका था, RS याद रखो, RS सरकारिया, उससे याद हो जाएगा। RS सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 1987 में केंद्र सरकार को अपनी, गलत बोल रहा, 97 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1997 में। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो इतना याद रखा है कि 1993 में
RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए। उसका नाम है सरकारिया आयोग। क्योंकि इसका नाम सरकारिया आयोग इसलिए पड़ा क्योंकि जो प्रमुख जो न्यायमूर्ति थे वो कौन थे? RS सरकारिया। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले एकमात्र व्यक्ति कौन थे जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रपति चुने गए? एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बीबी गिरी साहब का नाम आप सबने सुना होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, लिखा हुआ है श्री बीबी गिरी 1969 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस की आंतरिक राजनीति के कारण कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी श्री नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए। कांग्रेस के जो एक इंटरनल क्लेश चल रहा था 1969 में, उसके कारण जो डॉक्टर संजीव रेड्डी थे, नीलम संजीव रेड्डी, वो चुनाव आएगा। फिर से बताया था, श्री बीबी गिरी वर्ष 1969 में 1969 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रपति चुनाव जीते, निर्वाचित हुए। कांग्रेस की आंतरिक राजनीति के कारण कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी श्री नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए थे। ठीक है, अब आता है योजना आयोग का गठन कब हुआ था और ये कैसी संस्था थी? देखिए, अब तो योजना आयोग है ही नहीं, अब तो क्या है, उसकी जगह है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जब इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, तब भी ये एक संवैधानिक संस्था नहीं थी और आज भी नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। दोनों कंडीशन में ध्यान रखिएगा, नाइदर एडवांस नॉर इट इज, नहीं ये तब थी ना अब है, संवैधानिक तो है नहीं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, तब भी थे आज भी। इसका मूल कंसेप्ट क्या, बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट क्या, ये राज्यों के लिए पंचवर्षीय योजना डिजाइन करते हैं और किसके पास रहती? एनडीसी के पास। एनडीसी क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो फंड देने का क्या करता है? काम करता है। माने योजना आयोग या नीति आयोग स्कीम बनाएगा और उनको पैसा देने का काम कौन करेगा? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। चाहे नीति आयोग हो चाहे एनडीसी हो, दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन तो ये था नहीं, क्वेश्चन तो ये था कि कब बना था? 15 मार्च 1950। ये कैसी संस्था थी? असंवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नाउ प्लीज रीड अकॉर्डिंग टू दिस राइटर। योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, अर्थात नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, बिल्कुल सही है। एक परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ के रूप में भारत सरकार के प्रलेख के द्वारा इसका गठन हुआ। मानिए किसी संस्था है, परामर्शदात्री और विशेषज्ञ, ये परामर्श देने का काम करेगा एक विशेषज्ञ होने के नाते। जबकि निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 200 और अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 संविधान के तहत निर्धारित है, अर्थात ये संवैधानिक संस्था है। एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हो गए? 4। संवैधानिक संस्था और असंवैधानिक संस्था। तो हमारा क्वेश्चन था, क्या योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था है? नहीं, योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 200 में इसको डिफाइन किया गया, इसकी डेफिनेशन दी गई। ध्यान रखिए इस बात को। ये राज्यों के बीच में जो टैक्स होता है, टैक्स कलेक्शन, जैसे मान के चलो भारत सरकार ने 100 रुपये कमाए, काय में इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स मिलाकर, तो 100 रुपये को भारत सरकार अपनी जेब में नहीं रख सकती। भारत सरकार को अपनी जेब में रखने के साथ साथ जितने राज्य हैं उनमें ही बांटेगी, वो बांटी के साथ जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उसे उतना ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। आगे बात समझ, कितने लोग समझ में आ रहा है? ठीक है। तो वित्त आयोग क्या काम करता है? टैक्स कलेक्शन के डिवाइडेशन का। ये कायम है आर्टिकल 200 में। ये क्या है? एक संवैधानिक संस्था। फिर आपका आ रहा है अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। ये कायम आती है, ये आती है आर्टिकल 263 में। इसको याद रखिए, ये भी एक इंटर स्टेट काउंसिल राज्यों के आपस के विवादों को दूर करने का काम करती है। और तीसरा हमारा वित्त आयोग 200 हो गया। निर्वाचन आयोग, चुनाव, आर्टिकल 320 से लेकर 329 तक याद रख ले। चुनाव शब्द जहाँ जाए वहाँ क्या करना है? 324 से 329 तक, माने निर्वाचन आयोग, चाहे वो केंद्र सरकार का निर्वाचन हो या राज्य सरकार निर्वाचन हो, 324 से 329 तक पढ़ना। सब संविधान संस्था है। आज मैंने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन,
इकोनॉमी और करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक पढ़ाए। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा और आप क्वेश्चन को सिर्फ ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ना देखते हुए, अब टिक मार्क प्री की तैयारी तो हो गई, साथ साथ हमें मेंस की तैयारी भी शुरू कर देनी है। और कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में आकर सजेशन दीजिए। अगर आपको कोई अलग से टॉपिक पूछना हो तो उसको कमेंट में जाकर आप टाइप करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। तो जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास फीस नहीं है, जो दिल्ली, भोपाल, इंदौर, मुंबई जा नहीं सकते पढ़ने के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप इसको शेयर करेंगे, कर भला तो हो भला। अगर आपको सब्सक्राइब करने पर कंटेंट अच्छा लगा है तो हो सकता है उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले, तो चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो जब तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर है क्या। मैंने पूरी मेहनत की है आपको आज का टॉपिक पढ़ाने में। आगे भी इसी तरह के मज़ेदार टॉपिक से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।